students, this is Amta Samaria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. Today's video is very important. It is for class 9th as well as for class 10th students. आज की वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट किया जाता है, वो भी बड़ी आसानी से। और इसके बाद आप बहुत आसानी से केमिकल फॉर्मूला खुद से लिख पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। तो जो रिएक्टेंट्स हम लेते हैं उनका नेचर और अगर आइडेंटिटी ये अगर चेंज हो जाता है किसी प्रोसेस में तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ द symbolic representation. It is symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and chemical formulae. जैसे कि आप जानते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन किस तरीके से होनी चाहिए? हमेशा ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सो दैट इट कैन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ पे हमें MgO को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे रिएक्टेंट साइज Mg को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों होनी चाहिए? अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड ऑलवेज सो दैट इट कैन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which is possible only when the atoms of all kind of elements are equally present on reactants as well as on the product side। इसलिए हमारी केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई केमिकल इक्वेशन की, लेकिन स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम ये है कि उसको केमिकल इक्वेशन तो लिखना है, लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए उसको कंपाउंड्स यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है और फॉर्मूले में उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में ये सब डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी से आप केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। अब उसके लिए हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? पहली चीज़, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए उस सब्सटेंसेस के सिंबल का। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। इट्स कंपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे कि आपको कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन क्या है कि इसमें एक तो एटम है कार्बन का और 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो इसका फॉर्मूला होता है CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से वाटर के लिए H2O हम यूज़ करते हैं, तो मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। इसे हम कहते हैं उस कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है, chemical formula of different compounds can be written easily, for that we need to learn the symbols and combining capacity of elements। अब ये combining capacity क्या होती है? इसे हम कहते हैं वैलेंसी। इसको अभी मैं आप समझाती हूँ आपको। तो combining capacity of element is known as its valency। इसको निकालने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो टेबल आपको अभी हम दिखाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल की हेल्प से ही आप कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, यहाँ पे इनकी वैलेंसी दी हुई है 1। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी वैलेंसी दी हुई है 2। ठीक है, अब ये वैलेंसी क्या हर एलिमेंट के लिए फिक्स होती है? क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट का। जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए +3 फिक्स होती है, लेकिन आयरन देखिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। यहाँ पे इसकी +3 है और यहाँ पे +2 भी है। तो आयरन की जो +2 स्टेट में जब ये होता है तो इसे हम कहते हैं फेरस। ध्यान दीजिए, इट इज़ कॉल्ड फेरस। और जब आयरन की +3 स्टेट होती है तो हम इसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, आपने सुना होगा नाम फेरस क्लोराइड, फेरस सल्फेट, है ना, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। तो वहाँ पे जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी अलग होती है।
इसके अलावा आप ये देख सकते हैं हाइड्रोजन पे जब +1 चार्ज होता है तो उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, जब उस पर -1 चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड, जैसे कि NaH। तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, हाइड्राइड पे -1 चार्ज होता है। ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, सल्फर पे -2 चार्ज होता है, सल्फाइड पे -2, ऑक्साइड पे -2 और नाइट्राइड पे -3। अब ये देखिए जो हैलाइड्स है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन पे -1 चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम पॉलीएटॉमिक आयन देख सकते हैं, NH4 पे +1 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हम अमोनियम। हाइड्रोक्साइड पे OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कि बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, इस पे चार्ज होता है HCO3-, कार्बोनेट CO3-, सल्फाइट SO3-, सल्फेट SO4-, और फॉस्फेट PO4-3। अब ये तो आपको टेबल गिवन है, आपको इस टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो आप कह रहे हैं हेलोजन्स, इन पे -1 चार्ज ही क्यों होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज ही क्यों होता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज ही क्यों होता है, इसका जवाब स्टूडेंट को चाहिए, तो वो हम बता देते हैं। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है ना, जिनको हम एल्कली मेटल कहते हैं, वो होते हैं हे, ली, ना, क्या, रॉब, से, फिरती है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, इन पे हमेशा चार्ज क्या होता है, +1। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज हो सकता है और हाइड्रोजन पे -1 चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हाइड्राइड बनाता है। तो ये एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, इन पे हमेशा +1 चार्ज ही क्यों होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी हमेशा +1 चार्ज होता है, और 10th में आपको पोटेशियम तक ही यूज़ होता है, इस पे हमेशा +1 चार्ज होता है। तो इसकी वजह क्या है, तो उसके लिए आपको रिकॉल करना होगा ऑक्टेट रूल को। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 11। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11, और वो किस तरीके से होता है, 281। ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल। अब अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो सोडियम क्या बन जाएगा, +1, सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा। और सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उस समय इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नियॉन की तरह होगा। और आप जानते हैं कि जो हमारी इनर्ट गैसेज होती है, ही, नी, अरे, करे, जी, रेडॉन, ये सब मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाके चैनल पेज पे देख सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, आप जानते हैं ये सारी जो गैसेज होती हैं ये इनर्ट गैसेज होती हैं। इनर्ट मतलब ये बॉन्डिंग नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करते हैं ताकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन पे हमेशा क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज ही होता है। ये आप याद रख सकते हैं हमेशा, H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, इन पे हमेशा +1 चार्ज ही होता है। अब बात करते हैं ग्रुप सेकंड की, जिन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके मेंबर्स हैं बेरिलियम, BeMg, Ca, Sr, Ba, Ra। मेरे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर की वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे सबकी इनिशियल्स दिए हुए हैं, याद करने की ट्रिक दी हुई है। बी, मग, का, श्री, बाबा, राम, तो इन सब की जो वैलेंसीज होती है वो होती है +2। ओके, +2 क्यों होती है, जैसे कि आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम पे
बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स +2 चार्ज। इसी तरीके से कैल्शियम पे भी +2 चार्ज होता है और स्ट्रोंशियम पे भी और बेरियम पे भी और रेडियम पे भी +2 चार्ज होता है। ये एलिमेंट हमेशा हमेशा +2 चार्ज में ही, जब भी एक कोई कंपाउंड बनाएंगे तो +2 चार्ज में ही आपको मिलेंगे। दिस इज़ द फैक्ट। इन पे कभी भी +1 या +3 चार्ज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ओके इसलिए आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमेशा NaCl होता है, कभी NaCl2 नहीं होता। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है, कभी भी MgCl या MgCl3 नहीं होता है। तो एक तरीके से ये क्या है, वैलेंसीज है। अब आप कहेंगे वैलेंसी पे क्या कोई चार्ज होता है? नहीं, वैलेंसी एक कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी का मतलब चार्ज नहीं होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है अपने ऑक्टेट को एक्वायर करने के लिए, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और हेलोजन्स। हेलोजन्स होते, ये जो फैमिली होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हम कहते हैं हेलोजन्स। ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन के केस में आप कहेंगे कि फ्लोरीन पे हमेशा -1 चार्ज ही क्यों होता है और ये फ्लोराइड आयन बनाता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है बच्चों कि फ्लोरीन का आप एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 7, इसका 9 होता है ना एटॉमिक नंबर। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बना लेता है फ्लोराइड आयन। अब फ्लोराइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब देखिए, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, यानी कि एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। और आप ये जानते हैं कि एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वैलेंसी भी सेम ही होती है। इसलिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन पे हमेशा -1 चार्ज होता है, इन पे -2 या -3 चार्ज नहीं होता है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप कहेंगे ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है और सल्फाइड पे भी -2 चार्ज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीजन और सल्फर ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 6। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसकी कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। और ये ऑक्साइड आयन बनाता है और ऑक्साइड आयन में ये स्टेबल होता है। सल्फर भी सेम यही काम करता है, इसलिए इन पे चार्ज होता है -2। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ये इसका 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 2 5 इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बाद क्या बनेगा, नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन। ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी -3। तो अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इट इज़ 283। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसलिए एल्यूमिनियम किस स्टेट में पाया जाता है? +3 स्टेट में। इसलिए आपने देखा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है। तो एल्यूमिनियम पे हमेशा +3 चार्ज पाया जाता है। कुछ एलिमेंट है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि आयरन +2, आयरन +3। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमेशा +2 स्टेट में पाया जाता है। ध्यान रखिए, जिंक हमेशा +2 स्टेट में पाया जाता है, इसलिए जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2 होता है। तो ये हो गया वैलेंसीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ताकि आप ये समझ सकें कि इस जो टेबल अभी हमने आपको दिखाई थी उसमें नाइट्रोजन पे -3 चार्ज क्यों होता है, ऑक्साइड पे -2 चार्ज क्यों होता है, और पॉलीएटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वो आपको एज इट इज़ याद करना है। जैसे अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। सो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूले को बनाते हैं खुद से उस टेबल की हेल्प से। बहुत आसानी से आप टेबल की हेल्प से इनको बना सकते हैं। अब जैसे देखिए ये अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम, तो इसका फॉर्मूला क्या है, NH4 पॉजिटिव। क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है Cl-।
अब देखिए फॉर्मूला बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल प्लस चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल माइनस चार्ज। अब यहाँ पे अमोनियम पे है +1 चार्ज, क्लोराइड पे है -1 चार्ज, तो इसका फॉर्मूला होगा NH4Cl। प्लस और माइनस दोनों इक्वल चार्ज हैं, इसलिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे आपने देखा टेबल पे होता है +1 और सल्फाइड पे होता है 2-। अब देखिए टोटल प्लस चार्ज और टोटल माइनस चार्ज एक दूसरे इक्वल नहीं है, सल्फाइड पे -2 चार्ज है और H पे +1 चार्ज है, तो टोटल आपको कितने चाहिए, 2H+ चाहिए और S -2। 2 H पॉजिटिव क्यों चाहिए, तभी तो 2 प्लस चार्ज किसके इक्वल होगा, 2 माइनस चार्ज के, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे इनकी वैलेंसी लिख दीजिए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीका ये होता है, तो बहुत आसानी से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होगा H2S। अब बात करते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड की। तो अब ये भी आपको बताया था हमने, कैल्शियम है ये ग्रुप 2 का मेंबर है, इस पे चार्ज होता है 2+, ऑक्साइड पे चार्ज होता है 2-, तो +2 इज इक्वल टू -2 चार्ज, दैट्स वाई इट्स फॉर्मूला विल बी CaO। जैसे कि NH4Cl के केस में होता है +1 इज इक्वल टू -1, इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO। तो बहुत आसानी से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट। तो मैंने आपको बताया था कि फेरस का मतलब क्या होता है, फेरस का मतलब होता है कि आयरन का जो स्टेट है वो है +2 स्टेट, और सल्फेट का मतलब इस पे होता है SO4 2- चार्ज। आप टेबल से देख सकते हैं, सल्फेट पे -2 चार्ज और फेरस का मतलब है Fe2+। अब देखिए +2 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा FeSO4। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का मतलब क्या है, आयरन के स्टेट है +3 और ऑक्साइड मतलब -2, तो यहाँ पे +3 चार्ज है और -2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी है 3, इसकी है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो फॉर्मूला बन के आएगा Fe2O3। टोटल प्लस चार्ज इज इक्वल टू टोटल माइनस चार्ज। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, अब ये भी आपको बताया था हमने। कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2, ये सब टेबल से आप देख लीजिए। और इस +2 इज इक्वल टू -2, सो फॉर्मूला विल बी CaCO3। ये सारे फॉर्मूला बच्चों बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ये आपको हेल्प करेगा, और क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैप्टर 3 में हेल्प करेगा। चलिए और लिख लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि ये है लेड नाइट्रेट। अब लेड का आपको पता होना चाहिए, लेड का पे चार्ज होता है +2। लेड कार्बन फैमिली का मेंबर है, और कार्बन फैमिली की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, लेकिन ये जो लेड होता है ये +2 और +4 दोनों वैलेंसी शो करता है, और +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लेड पे चार्ज होगा +2, और नाइट्रेट पे आप टेबल से देख सकते हैं इट इज़ -1। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेड पे +2, नाइट्रेट पे -1, तो ये इधर ये 2 इधर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, तो इसका फॉर्मूला बना PbNO3 का होल ट्वाइस। तो दिस इज लेड नाइट्रेट। अब बात करते हैं लेड ऑक्साइड की। तो यहाँ पे भी लेड पे +2 चार्ज और ऑक्साइड पे -2 चार्ज, तो +2 चार्ज -2 चार्ज के इक्वल हो गया, इसलिए इसका फॉर्मूला हुआ लेड ऑक्साइड। अब बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड की। तो सिल्वर टेबल से देखिए, इस पे चार्ज होता है +1, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, सो +1 चार्ज इज इक्वल टू -1 चार्ज, सो द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। तो सोडियम पे चार्ज हमेशा होता है +1, क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है और उन पे हमेशा +1 चार्ज होता है। सल्फेट पे चार्ज होता है 2-, +1 और -2 इक्वल नहीं है ये चार्ज, इसलिए आपको ये इक्वल करने होंगे, और उसके लिए इनकी वैलेंसी को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। अगर आप थोड़े फास्ट हैं, थोड़ा दिमाग आपका थोड़ा फास्ट काम करता है, तो आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे भी आप ये 2Na यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला विल बी Na2SO4।
बेरियम क्लोराइड, बेरियम ग्रुप 2 फैमिली का मेंबर है, तो इस पे चार्ज हमेशा होता है +2। अब ये भी आपको मैंने बताया था। क्लोराइड पे -1, तो +2 को बैलेंस करने के लिए आपको 2 चाहिए, तो इसके लिए क्लोराइड के कितने होंगे, 2 एटम। सो फॉर्मूला विल बी BaCl2। और अगर मैं आपको क्लियर लिखूं तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला बनेगा BaCl2। नाउ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम पे हमेशा चार्ज क्या होता है, +2, नाइट्राइड पे -3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी Mg3N2। थोड़ा आप ट्राई करके देखिए। अब बात करते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम पे चार्ज हमेशा कितना होता है, +3, आपको मैंने बताया था। सल्फेट पे 2 - 2। अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे +3, सल्फेट 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 ये 2, तो फॉर्मूला विल बी Al2SO4 का होल थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। ना एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज, तो आपको 3 क्लोराइड आयंस की जरूरत होगी। सो फॉर्मूला विल बी AlCl3। सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये होता है HCO3-1। कार्बोनेट पे होता है CO3 2-, और जब इसमें H अटैच हो जाता है तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, बेकिंग पाउडर का। तो सोडियम पे चार्ज होता है +1 और बाइकार्बोनेट पे चार्ज होता है -1, जिसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा NaHCO3। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं। बस आपको टेबल पे आपका कमांड होना चाहिए। जिंक, जिंक के लिए मैंने आपको बताया था, इस पे हमेशा +2 चार्ज होता है। ऑक्साइड पे -2, +2 चार्ज -2 के इक्वल है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा ZnO। जिंक कार्बोनेट, Zn पे +2 चार्ज, कार्बोनेट पे 2- चार्ज, +2 -2 चार्ज के इक्वल हो गया, तो फॉर्मूला विल बी ZnCO3। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पे हमेशा +1 चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है। सल्फेट पे चार्ज होता है 2-, तो -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव आयंस चाहिए, तो फॉर्मूला विल बी K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है। अब बात करते हैं हम अमोनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, फॉस्फेट पे चार्ज होता है -3, तो +3 ने -3 को इक्वल कर दिया, तो फॉर्मूला विल बी AlPO4। तो देखा स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से हम ये कंपाउंड्स के फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।